नमस्कार दोस्तों, आज की ये खतरनाक घटना 7 दिसंबर 2025 की सुबह 11 बजे हरियाणा की यमुनानगर प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है कि NH 070 के पास की पॉपुलर नर्सरी में एक लड़की की सरकटी लाश पड़ी हुई है। बिना वक्त गवाए पुलिस पांवटा साहिब रोड से लगे पॉपुलर नर्सरी के पास पहुंचती है और देखती है कि चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ को क्राइम सीन से दूर करते हुए पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि झाड़ियों में लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और उसका सर भी गायब है। क्राइम सीन को जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने कॉल करके सीनियर क्राइम ऑफिसर्स, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, डॉग स्क्वाड एंड फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जब तक बाकी टीम्स वहां पहुंचती तब तक पुलिस बॉडी को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले विजय से पूछताछ करने लगती है। बहादुरपुर गुरुद्वारा के पास सफेदी की नर्सरी लगाने वाला विजय पुलिस को बताता है कि वो लगभग 12 बजे गुरुद्वारा के पास पानी लेने जा रहा था कि तभी उसकी नजर पॉपुलर नर्सरी में लड़की की लाश पर पड़ी। ऐसे खौफनाक मंजर को देख करके हाथ पैर ढीले पड़ गए और खुद को संभाले हुए उसने तुरंत खेत के मालिक परमजीत संधू को कॉल करके इसके बारे में बताया। ये सुनते ही परमजीत की हालत खराब हो गई और उन्होंने 100 डायल करके पुलिस को इस लाश के बारे में जानकारी दी। परमजीत ने पुलिस से आशंका जताई कि ये बॉडी या तो एक रात पहले यानी 5 से 6 दिसंबर को या फिर उसी दिन तड़के यानी 8 दिसंबर 2025 की सुबह ही खेत में फेंकी गई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए सोको टीम ने क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किए और पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद ली। स्निफर डॉग्स जब लाश को स्मेल करते हैं तो पहले नर्सरी के अंदर लगभग 50 मीटर तक जाते हैं, फिर हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक रुक जाते हैं और वहीं घूमते रहते हैं, जैसे कि स्मेल की ट्रेल वहीं कहीं टूट गई हो। फॉरेंसिक टीम जब लाश का डिटेल में एग्जामिनेशन करती है तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। उस लड़की के राइट लेग में एक धागा बंधा हुआ था, उसके पेट पर एक था और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सर को काटने के लिए बहुत तेज और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद सोको टीम ने इंसिडेंट की जगह से सारे सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के मुकुंद लाल सिविल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि इस लड़की की एज लगभग 28 से 30 साल के आसपास की होगी, जिसकी हत्या आंधी रात को किसी और लोकेशन पर की गई है और फिर उसकी बॉडी को यहाँ नर्सरी में लाकर फेंक दिया गया है। लड़की के सिर को शरीर से अलग करना और उसके कपड़े गायब करने के पीछे का मोटिव इस लड़की की आइडेंटिटी को छुपाना है। हरियाणा की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पास्ट में कई केसेस हो चुके थे जहां लड़कियों और औरतों का बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके ऐसी आइसोलेट जगह पर फेंक दिया गया था। यही बड़ी वजह थी कि जिस हालत में इस लड़की की लाश मिली थी वो देखकर हर किसी को इस केस में भी यही लगने लगा था। इस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने वाला कौन हैवान होगा, ये बात हर किसी के अंदर सवाल बनकर चुभ रही थी। सिंस इस लड़की के शरीर पर अंडरगारमेंट्स के अलावा कोई और कपड़े नहीं थे और उसका सर भी मिस था, इसलिए इस लड़की को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। बिना आइडेंटिफिकेशन के इस केस को सॉल्व करना बेहद पेचीदा हो गया था, लेकिन इसे और कॉम्प्लिकेट कर रही थी वो लोकेशन जहां बॉडी बरामद हुई थी, क्योंकि बॉडी की लोकेशन के पास ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर लगा हुआ था, जिसने पुलिस को सवालों में उलझा दिया था कि अपराधी हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में से कौन से स्टेट से आए होंगे और हत्या करने के बाद कहां गए होंगे। इस इन्वेस्टिगेशन को 2 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस को अपने सवालों के कोई भी जवाब नहीं मिले। इनफैक्ट पुलिस ने आसपास मौजूद सभी एरियाज में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन उस लड़की का कटा हुआ सर नहीं मिला। जब कोई भी लीड नहीं मिली तो पुलिस ने अपना ध्यान हाल में हुए मिस केसेस पर शिफ्ट किया और यकीन मानिए ये डेटा सुन आप भी डर जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 को पुलिस ने अपने पुलिस रिकॉर्ड स्टडी करना शुरू किए, जिसमें पिछले 11 दिनों में अंबाला में 14, करनाल में 26 और यमुनानगर जिले में 17 लड़कियों के लापता होने के केसेस दर्ज हो चुके थे और इन सभी मिस लड़कियों की उम्र 17 से लेकर 36 के बीच थी। यानी सिर्फ 11 दिन में मात्र 3 जिलों में टोटल 55 लड़कियां गायब थीं। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड की तो कोई गिनती ही नहीं है। जरा सोचिए ये आंकड़ा पूरे देश का क्या होगा। अब इस केस की बात करें तो जिस प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में इस लड़की की लाश मिली थी, वहां पिछले 11 दिनों में किसी भी लड़की के लापता होने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस अब उन बाकी सभी 55 लड़कियों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने में लग गई जो पिछले 11 दिनों से लापता थीं, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। पुलिस के पास ना विक्टिम की पहचान थी और ना ही किलर का कोई सुराग। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बन चुका था, जिसे सॉल्व करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। हत्या के इस तरीके ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके चलते पुलिस पर केस को जल्दी क्रैक करने का जबरदस्त प्रेशर था। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिससे क्लियर हो गया कि लड़के के साथ ना तो रेप हुआ है और ना ही किसी तरह के कोई स्ट्रगल मार्क्स मिले हैं, बल्कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी जब लड़की की पहचान नहीं हो पाई तो 15 दिसंबर 2025 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसी ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक SIT टीम फॉर्म की।
जो कि ये इंसिडेंट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के करीब हुआ था, इसलिए पुलिस की एक टीम हाईवेज के पेट्रोल पंप्स, बस स्टैंड एंड शॉप्स की 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की स्कैनिंग में लग गई और दूसरी टीम मोबाइल कॉल डिटेल्स और डिजिटल एविडेंस को स्टडी करने लगी। बस यहीं से पुलिस के हाथ पहली लीड लगी। 6 दिसंबर 2025 की रात 10:35 पर अरैयावाला गांव की टाई फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरा में एक कार नजर आई जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी हुई थी और यही कार फिर 5 मिनट बाद 11:50 पर हथनी कुंड बैराज से यूपी की ओर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। एंड इसी टाइम फ्रेम में इंसिडेंट वाले एरिया में पुलिस को कुछ अननोन नंबर्स एक्टिव नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने जब उन नंबर्स को ट्रेस किया तो वो खैर लकड़ी के तस्कर निकले, जिनसे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उन्हें 11 से 12 बजे के बीच यूपी नंबर की कार इंसिडेंट वाले एरिया में घूमती नजर आई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अब सारा फोकस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रूट पर लगा दिया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस, एक्टिव मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पुलिस 18 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सिटी के त्रिदोली गांव के घर में पहुंची, जहां शादी का माहौल था और इसी शादी के माहौल के बीच से पुलिस दुल्हन के भाई मोहम्मद बिलाल को उठाकर अपने साथ ले गई। जब पुलिस ने बिलाल से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो गुमनाम लाश असल में बिलाल की गर्लफ्रेंड उमा की थी। इस केस की शुरुआत ब्लाइंड मर्डर केस से हुई थी, उसमें अब ये एक बड़ा मोड़ आ गया था। लेकिन इस केस में इससे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने उमा के घर वालों को उनकी बेटी के डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया, क्योंकि ये खबर सुन उमा का परिवार दुखी होने की बजाय ये कहने लगा कि उनकी बेटी तो 15 साल पहले ही मर चुकी थी। आखिर क्या थी इस केस की पूरी सच्चाई? किसकी थी ये सरकटी लाश और क्या कनेक्शन था इसका उमा और बिलाल से? माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। अब वीडियो में आगे।
अंडरगारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े उतरवा लिए और वो खुद पहले कार की बैक सीट में चला गया। इस नए फॉर्म ऑफ इंटीमेसी को देखकर मेंटली एक्साइटेड उमा जब तक कुछ समझ पाती, बिलाल ने कार की सीट बेल्ट उमा की गर्दन में फंसा दी और पूरी जान लगाकर वो उसका गला घोटने लगा। उमा जितना तेज छटपटाती रही, बिलाल उतनी ही कसकर उसे चोक कर रहा था। उमा को ना तो चिल्लाने, शोर मचाने और ना ही अपनी जान बचाने का मौका मिला। बिलाल बेरहमी से वो बेल्ट तब तक खींचता रहा जब तक उमा ने तड़प कर दम नहीं तोड़ दिया। 3 साल के साथ में बिताई जिंदगी को बिलाल ने एक पल में खत्म कर दिया था। जब उमा का शरीर बेजान हो गया तो बिलाल वापस ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार फिर से ड्राइव करने लग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने बहादुर पर गांव के घरों की लाइट जलते देख घबराकर गाड़ी पहले ही रोक दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उमा की लाश के साथ देख ले। इसीलिए वो कैसे भी करके उमा की बॉडी को ठिकाने लगाने की फिराक में लग गया। प्लान के हिसाब से रात के लगभग 11:55 पर उसने गाड़ी से मीट काटने वाले छुरे को निकाला और फिर उमा की बॉडी को गाड़ी से निकालकर घसीटते हुए वो खेतों में बनी पॉपुलर नर्सरी लेकर गया। अब जो करने वाला था वो किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान का काम था। उमा की बॉडी को झाड़ियों में ले जाकर बिलाल ने उसी छुरे से उमा की गर्दन काटकर बॉडी से अलग कर दी। फिर उसने उमा के सर को पॉलिथीन में भर अपनी गाड़ी की अगली सीट पर रख दिया। उमा की पहचान को छुपाने के लिए उसका सर और कपड़े हटा देना फिलहाल के प्लान का ये शुरुआत से ही हिस्सा था और इसलिए वो मीट काटने वाले छुरे को अपने घर से लेकर आया था। उमा की बॉडी को वहीं झाड़ियों में छोड़कर गिलाल पॉपुलर नर्सरी से 12 किलोमीटर दूर आ गया और उसने गाड़ी कलेसर जंगल की लाल ढांग खाई के पास ही रोक दी। इसी गहरी खाई में उसने उमा का सर और कपड़े फेंक दिए ताकि उसके सर को कोई जंगली जानवर खा ले। अपनी साजिश को अंजाम देकर बिलाल हथनी कुंड बैराज के रास्ते होते हुए अपने घर आ गया। फिर बाकी सबूत मिटाने के लिए बिलाल ने अपने फोन से उमा और उसके फोटोज, वीडियोज और मैसेजेस को डिलीट कर दिया और फिर उमा और अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया। क्या वजह थी जिसके चलते बिलाल ने उमा को यूं जल्लाद की तरह मौत के घाट उतार दिया? जब यही सवाल पुलिस ने बिलाल से किया तो उसने बताया कि उमा उसके प्यार को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए उससे शादी करना चाहती थी। वो समाज में उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में जीना चाहती थी। लेकिन बिलाल की मंशा कुछ और ही थी। उसके लिए उमा तो बस एक टाइम पास थी, जिसके अकेलापन और इमोशनल स्टेट का फायदा उठाकर उसने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया था। वो उमा के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए जुड़ा हुआ था और उसके ये इरादे प्यार के दिखावे में पूरे भी हो रहे थे। यही वजह थी कि उसने उमा के साथ अपने इस रिलेशन को अपने घर पर किसी को भी नहीं बताया था। इवन उमा के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो अपने परिवार के साथ अपनी शादी के लिए रिश्ते भी देख रहा था और इसी देखा देखी में उसकी एक लड़की के साथ शादी भी तय हो गई थी, जिससे 18 दिसंबर 2025 को उसका निकाह होना था। ऐसे में उमा उसे एक बोझ की तरह नजर आने लग गई थी और वो किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके इस इंटरफेथ रिलेशनशिप के बारे में उसके परिवार में किसी को भी भनक लग पाए। उमा इस बात से अनजान थी कि बिलाल के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक खेल था। यही वजह थी कि मर्डर से एक हफ्ते पहले यानी 19 नवंबर 2025 को शादी की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद बिलाल ने उमा का नामो निशान मिटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर जाकर उसके इस अफेयर के बारे में उसके घर वालों को ना बता दे और उसका ये निकाह टूट जाए। बिलाल को पता था कि उमा के आगे पीछे उससे पूछने वाला कोई नहीं है और अगर वो उसे मार देगा तो कोई उमा को ढूंढने तक नहीं आएगा। ऐसे में उमा, जो उसकी जिंदगी का रोड़ा थी, उसे वो हमेशा के लिए हटाने का फैसला लेता है। 8 दिसंबर 2025 को उमा की हत्या करने से पहले वो बेचैन था, लेकिन उमा को खत्म करने के बाद वो घर आकर चैन से सो गया और सुबह अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिलाल बेफिक्री से अपनी शादी की तैयारी में लग गया और उमा को मारने के बाद दुल्हा बनने का ख्वाब सजाने लग गया। बिलाल के निकाह से एक दिन पहले 14 दिसंबर 2025 को उसकी बहन का भी निकाह था, जिसकी विदाई के दौरान ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही बिलाल के हत्याकांड के बारे में लड़की वालों को पता चला तो उन्होंने बिलाल के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने बिलाल को भले ही अरेस्ट कर लिया था, पर अभी भी बिलाल को कानून के हाथों सजा दिलाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस के हाथ में सिर्फ उसका कन्फेशन था, जो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। इसलिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई ताकि वो अलग अलग जगह पर जाकर बिलाल के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सके। 18 दिसंबर को पुलिस की पहली टीम हरियाणा हिमाचल प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर लाल ढांग खाई के पास पहुंची और उमा के सर को खोजने में लग गई। गहरी खाई, घने जंगल और झाड़ियों के बीच सर को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को उमा का सर मिल गया। उसके साथ पुलिस ने उमा के कपड़े और हत्या में यूज हुआ छुरा भी बरामद कर लिया। पुलिस की दूसरी टीम ने बिलाल के घर से उमा का आधार कार्ड, मोबाइल फोन्स, बिलाल के कपड़े जिसे पहनकर उसने उमा की हत्या की थी, और उमा को दिए गए गिफ्ट भी कलेक्ट कर लिए। वहीं पुलिस की तीसरी टीम ने जंगल के बीच झाड़ियों में छिपी स्विफ्ट कार बरामद कर ली और सारे एविडेंस को गैदर करने के बाद उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।
उमा के सर की फोरेंसिक जांच और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने वो सर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया। फिलहाल बिलाल की रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उमा का ट्रैजिक एंड 8 दिसंबर 2025 को नहीं बल्कि 15 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब उसके परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे। डिवोर्स और अपने परिवार से दूरी के बाद उमा वॉज इमोशनली स्टार्विंग और बिलाल जैसे शिकारी इस अकेलेपन को आराम से भांप लेते हैं। फिलहाल ने उसे सिर्फ प्यार ऑफर नहीं किया बल्कि वो 13 साल का वॉइड फील किया। पर जब कोई अफेक्शन या सामाजिक मान्यता के लिए डेस्परेट होता है तो उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स शट डाउन हो जाते हैं और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। एक टैक्सी राइड से शुरू हुई कैजुअल मीटिंग का बहुत जल्द लिव इन और शादी तक पहुंच जाना एक मेजर रिस्क फैक्टर था। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।